जेबी कास्ट से मैं हूं नफीसा हुद भाई। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादी इस्लाहात के बारे में जो कि नागुज़ीर हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब एक IMF के साथ एक पैकेज साइन किया गया और कुछ सिफारतकार भी आए हुए हैं जिनसे पाकिस्तान बात कर रहा है कि आइंदा का लोन पैकेज किस शक्ल का होगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है अतीकुर रहमान ने। ये एक्सपोर्टर हैं और कॉलम नवीस भी हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका सवाल बड़ा मौसर है और इस पे जाने से पहले मैं समझता हूँ कि अगर मैं ये बात कर लूँ तो गलत नहीं होगी कि IMF पे जाना अब हमारे लिए ज़रूरी इसलिए हो गया था कि हमारे पास हमारा एक्सटर्नल डेट और हमारा डोमेस्टिक डेट बहुत ज़्यादा पाइल अप होकर ट्रिलियंस ऑफ रुपीस में चला गया है। हमें क्या होता है कि जहां हमारे फिस्कल डेफिसिट्स के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है या अपने बजट्स को पूरा करने के लिए या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, वहां हमें जो सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है वो हमें अपने डेट सर्विसिंग की पड़ती है। यानी हमें अपने कर्जों को वक्त पे उतारने के लिए और कर्जों के साथ साथ सूद को उतारने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। IMF का हमारे साथ होना इसलिए बहुत जरूरी है और ये बहुत अच्छा हुआ कि ये वाली ट्रेंच हमें आ गई और ये बात मंजूर हो गई और हम मजीद भी आगे IMF से रुजू कर रहे हैं $6 बिलियन के लिए एक नए अरेंजमेंट के तहत। तो ये इसलिए जरूरी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तमाम चीजों को पूरा करने के लिए हमें अपने पैसों की जरूरत होती है। हमारे पास थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच भी है। IMF से जो पैसे आ जाएंगे तो उससे हमारा लिक्विडिटी क्रंच दूर हो जाएगा, एक तो। दूसरा, हमारे जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल डोनर्स हैं यानी लेंडर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी हमसे बढ़ जाएगा और हम उनसे भी थोड़े थोड़े पैसे ले सकेंगे जो यकीनन लोन की सूरत होगी और पेबल होगा। ये एक लाइबिलिटी होगी जो हमारे पर आएगी, लेकिन इस लाइबिलिटी से हम कुछ लाइबिलिटी से जान छुड़ाने के काबिल हो जाएंगे। जी, आपके इल्म में है कि अब जो यूरोपियन यूनियन है या अमेरिका हो या चाइना हो, उनके भी जो हैं सिफारतकार पाकिस्तान से गुफ्तशनीद कर रहे हैं इस बेल आउट पैकेज के हवाले से। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या पाकिस्तान को कुछ दिखाना होगा इससे कबल कि बेल आउट पैकेज की मंजूरी मिल जाए? जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ वो इस तरह से है कि हमने 24वां बेल आउट पैकेज कर लिया है मुकम्मल और अब हम मजीद एक और बेल आउट पैकेज की तरफ जाने जा रहे हैं। और उस पैकेज पे जाने पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आने जा रहे हैं हमारे लिए, ये तो हमने अच्छी बातें बता दी कि IMF पे जाने से हमें क्या फवायद होने जा रहे हैं। हमारा लिक्विडिटी करंट थोड़ा सा देर के लिए ठीक हो जाएगा और फिर साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि हमें अपने आने वाले ट्रेंड्स के लिए क्या तैयारी करनी है। इसमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये है कि हम आगे इतने बड़े इन्फ्लेशन से गुजर रहे हैं। जब हम अपने जो टैक्स टू GDP रेशियो है हमारा, जो दुनिया में सबसे लोवेस्ट है, वन ऑफ द लोवेस्ट है इन द वर्ल्ड, हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए मजीद टैक्सेस को इकट्ठा करना पड़ेगा, मजीद टैक्सेस में जाना पड़ेगा। तो उसमें हमें एक चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और वो है हमारा कि हमको डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाना चाहिए। मेरी राय के मुताबिक कि हम अब तक जो भी टैक्सेस पे गए हैं या टैक्सेस की वसूली में अपने टारगेट्स पूरे करने पे गए हैं, वो हम अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू गए हैं। हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो लगभग 80% हर आदमी हर कोई पे करता है। और उससे क्या होता है कि हमारा जो कॉमन आदमी है, जो पुअर है, वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी का एक मेजर सेक्टर हमारे टैक्स के तरीकेकार पे खुश नहीं है और उसको एक बर्डन फील हो रहा है और वो बर्डन मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम मजीद टैक्सेस की तरफ चले जाएंगे। दूसरी बात ये कि हम देख रहे हैं कि हमारा एनर्जी टैरिफ बहुत ज्यादा है। हमारे टैरिफ दिन पर दिन बढ़ते रहते हैं, कोई ना कोई बात से टैरिफ बढ़ते रहते हैं, कोई ना कोई चीज होती है जो हमारे टैरिफ में शामिल की जाती है। कुछ टैक्सेस होते हैं और टैक्सेस के अलावा अरेंजमेंट्स होते हैं वो वाले जिसमें हम प्रीवियस जो हमारे पेमेंट्स होती है उनको इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें फ्यूल की एडजस्टमेंट भी होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये तमाम चीजें जो एक इंसान पे ऑलरेडी एक बोझ है एनर्जी का, वो एनर्जी के बोझ के साथ साथ अगर आप मजीद टैक्सेस की तरफ जाएंगे तो ये एक अच्छा
इम्प्रेशन नहीं आएगा, एक अच्छा एकदम नहीं होगा, लेकिन मजबूरी में जाना होगा। और इसमें जाने के लिए हमें देखना ही है कि बेशक हम अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस से निकलकर डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाए। यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी की जो बात हो रही है, हम उस पर रिफॉर्म्स लेकर के आए और उस पर काम करें। देखिए, जरूरत इस बात की है कि हम किसी भी ट्रेंच की तरफ जाएं, कोई भी ट्रेंच को पूरा कर लें। हमें बहुत जरूरी इस बात की है कि हम किसी तरह भी अपने इकोनॉमिक फैक्टर्स को इंप्रूव करें, अपने फाइनेंशियल फैक्टर्स को इंप्रूव करें, जिनमें काफी कमजोरी नजर आ रही है। और इन फैक्टर्स को इंप्रूव करने के लिए हमें नए नए रास्ते ढूंढने होंगे, जिन पर हम टैक्स नेट में इनको लेकर के आए। ये बताइए कि हम जानते हैं पाकिस्तान बुरी तरह से मकरूज है। अब अगर ये 6-8 बिलियन डॉलर्स उसको मिलते हैं आईएमएफ से, तो क्या आईएमएफ ने कोई शर्त रखी है कि ये पैसा दूसरे कर्ज़ों को पे ऑफ करने में इस्तेमाल ना किया जाए? ख़ास तौर पे हम जानते हैं कि चाइना के हम पाकिस्तान काफ़ी मखरूज़ है, तो क्या सीपैक का जो डेट है उसको पे ऑफ करने के ख़िलाफ़ कोई आईएमएफ ने शर्त रखी है? देखिए, आईएमएफ की सबसे बड़ी शर्त यह है कि हम अपने पब्लिक फाइनेंस को स्ट्रेंथन करें, जितना मजबूत हो सके। मैंने इस पे काफी तफसीली बात कर ली, और इसको करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने एक्सटर्नल डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बेशक ये शराइत उनकी होंगी और इसकी डिटेल्स अभी सामने आना बाकी है। अगर ये शराइत भी होती है तो फिर भी हमको देखना ये पड़ेगा कि अगर हम आईएमएफ से पैसे लेते हैं और फिर आईएमएफ के पैसे चुकाने के लिए रिफॉर्म्स करते हैं, काम करते हैं, अपने फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स को मजबूत करते हैं, अपने पब्लिक सेक्टर फाइनेंस को मजबूत करते हैं, तो हमें कोई और जरिए से पैसे जो है ना इकट्ठे भी करने पड़ेंगे, जिससे हम अपने बाकी दूसरे लेंडर्स के पैसे जो है वो हम उतार सके, जो अपने कर्ज चुका। तो उसकी एक ही सूरत नजर आती है हमें अपने सामने कि हमारे जो पब्लिक लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, उनको हमें प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। इन पर हमारे अरबों रुपए खर्च होते हैं, इनको पालने पोसने में, इनको संभाले रखने में। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो हमारे हार्ड अर्न टैक्सेस की वजह से यहाँ चला जाता है। देखिए, इस जुमरे में मैं एक बात बीच में कह दूं कि टेंजिबल बेनिफिट्स जब तक टैक्स के नजर नहीं आते, लोग टैक्स नेट में आते नहीं है, हेजिटेट करते। तो टेंजिबल बेनिफिट्स तभी नजर आएंगे जब गवर्नमेंट के पास पैसा बचेगा और रिफॉर्म्स करने का पैसा बचेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का। गवर्नमेंट तो लोन पे लोन लिए जानी जा रही है अपने लोन्स को उतारने के लिए और अपने अपने आप को चलाने के लिए। तो जब टेंजिबल बेनिफिट्स नजर नहीं आता तो ये एक डिस्करेजमेंट होता है, तो पैसे हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हो पाते। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम अपने जो लॉस मेकिंग पब्लिक एंटिटीज हैं उनको प्राइवेटाइज करें, और प्राइवेटाइज करने के बाद उनसे जो कुछ हासिल होता है उसको हम अपने डेवलपमेंट में लगाएं और अपने लोन्स को हटाएं, और एक कोशिश करें कि हम एक ऐसे लेवल पे एट पार आ जाएं जहां हमारे पास ना बैड डेट्स हो और ना मजीद कोई कर्जा हम पर पाइलअप हो, हम नए कर्जों की तरफ ना जाए, और हम अपने रिसोर्सेज पर, अपने जो तरीके कार है उस पर ही काम करके। ये सब तभी होगा जब हमारे टैक्स नेट को भी हम बढ़ाने में कामयाब, और टैक्स नेट एक ही दफा से बढ़ेगा तभी बढ़ेगा जब हमारे जो हम टैक्स पे करते हैं उसके टेंजिबल बेनिफिट्स हमें नजर आए। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस कम हो रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आती हो, गैस आती हो, पेट्रोलियम के प्राइस कम हो। इसके साथ साथ देखिए, एक जो बहुत बड़ी मुश्किल हमें आ रही है सामने, वो ये कि हमारी जो सब्सिडीज है उनकी जब विड्रॉल होती है, जो कि हो रही है, और जो विड्रॉल्स के साथ साथ कोई कॉम्पनसेशन नहीं आता, इसकी डायरेक्ट हिट जहां आम आदमी होता है वहां आप देखिए इंडस्ट्री भी होती है। जब इंडस्ट्री से हिट होती है तो उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जब इंडस्ट्री हिट होती है तो काम कम हो जाता है, और जब काम कम होता है तो ले ऑफ्स भी होते हैं। और साथ ही साथ फिर मैं वो यूटिलिटी के टैरिफ की तरफ से आऊंगा कि हम देखते हैं कि जब ये सारी चीजें होती हैं तो हमारे यूटिलिटी के टैरिफ भी ऑटोमेटिकली मजीद बढ़ते हैं, हमारा सर्कुलर डेट भी बढ़ जाता है, और उसमें क्या होता है कि ये सारा का सारा बोझ मल्टीप्लाई होकर एक आम आदमी पे, कॉमन मैन पे, कॉमन सिटीजन पे आता है, विच इज अनबियरेबल। बिल्कुल। और हम जानते हैं कि आईएमएफ ने कहा है कि अब कोई सब्सिडीज़ नहीं दी जाएंगी, और अब तक जैसे कि हम जानते हैं सरकार ने गैस के मैदान में
मुख्तलिफ जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज़ हैं उसमें सब्सिडीज़ दी हैं। अब ये बताइए कि सब्सिडीज़ ना देने की वजह से आप तवक्को करते हैं कि अवाम पे ज़्यादा बोझ बढ़ेगा? देखिए, सब्सिडीज जब विड्रॉ हो जाती हैं तो लामहला चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। पेट्रोलियम का आप ले लें, उसमें हमारे पास एक 60 रुपीज़ की सब्सिडी अवेलेबल थी। वो सब्सिडी विड्रॉ कर दी गई तो ऑटोमेटिकली पेट्रोलियम के प्राइसेस में एक बहुत बड़ा जंप हुआ जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अब हम देख रहे हैं कि यूटिलिटी के प्राइसेस में साथ साथ पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ना वो बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। फार्म टू मार्केट एंड फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केट, ये दोनों चीजें आप देख रहे हैं। द फार्म टू मार्केट एग्रीकल्चर में एंड प्रोडक्शन टू मार्केट इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं। जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलता है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ने से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है। तो ट्रांसपोर्ट महंगी होने की वजह से वो एड बैक हो जाती है हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ डूइंग। तो लाभ वाला जो कंज्यूमर के पास माल पहुंचता है वो महंगा पहुंचता है। जब वो महंगा पहुंचता है इसका मतलब already we are facing the inflation, and then again we are facing the high cost of consumer goods in the market. तो FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स दिन पर दिन महंगे होते चले जा रहे हैं। आज आप मार्केट में जाते हैं तो आपको वो किसी दाम पे मिल रहे होते हैं, कल उनको टैक्सेस हो जाते हैं, उन पे से सब्सिडीज विड्रॉ हो जाती है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ला मोहल्ला वो सब कुछ उसमें ऐड होकर वो कंज्यूमर गुड बहुत ही महंगा मार्केट में मिल रहा होता है। इसका एक नुकसान हमें जो सबसे बड़ा उठाना पड़ता है वो ये है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस से भी निकल जाते हैं और एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन शुरू हो जाता है। बजाय इसके कि हमारा एक्सपोर्ट का जो टारगेट है $60 बिलियन और $100 बिलियन, हम उसको मीट करें। हम देख रहे हैं कि हमें काफी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एक्सपोर्ट्स में और इसमें हमें नई नई मार्केट तलाश करने की सर जरूरत है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो सबसे ईजी है और जो सबसे सेंसिबली हम कह सकते हैं कि जो हमारी फोकस की भी टारगेटेड इकोनॉमी में जो हमारी टारगेटेड मार्केट है एक्सपोर्ट्स की, वो हमारी फार ईस्ट एशिया हो सकती है। इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारे वो सारे दोस्त मुल्क हैं, वो हमारे हम उनसे बेइंतहा बिलियंस की इंपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हम मिलियंस में भी नहीं कर पा रहे। तो हमें उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट की जरूरत। देखिए, अभी चाइना का एग्जाम्पल ले लें। हम चाइना को लगभग $7.5 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं। हमारी जो हिट है इंपोर्ट की वो $7.5 बिलियन की है चाइना की। मैं फार ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूँ इसलिए ऐसी बात करूँ। अब आप इसमें देखें कि हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, $1.7 मिलियन, $1.7 बिलियन जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और कहाँ $7.5 बिलियन की हम इंपोर्ट कर रहे हैं और $1.7 बिलियन की हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो लुक एट द गैप एंड द डिफरेंस। उसमें क्या हो रहा है कि एक बहुत बड़ा हमारा ट्रेड डेफिसिट सामने आ रहा है। इसको हमें खत्म करना है एंड वी हैव टू रिक्वेस्ट आवर फ्रेंडली नेशंस इन फार ईस्ट एशिया कि वो आगे आए, हमें हमारी मेड इन पाकिस्तान को जनरेट करने में और उसको प्रमोट करने में और उसको एक्सपोर्ट करने में हमारी ज्यादा से ज्यादा मदद करें। और ये हो सकता है पॉसिबल अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, कमोडिटीज एंड दी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमारे लोग हैं उनकी बहुत मौसर और तरीके से काम किया जाए कंसिस्टेंसी से, तो ये तमाम चीजें हम हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। आपकी इल्म में है कि डॉलर को डॉलर रूपी पैरिटी जो जिसे कहते हैं वो अब मसनूई तौर पे रखी गई है और डॉलर और रुपी के बीच में जो है तनासब वो ₹300 पर डॉलर बन गया था। आप क्या समझते हैं, IMF ने जो अब तजावीज़ दी हैं कि उसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए, क्या इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स पर नुकसान होगा? IMF ने हमेशा हमारे साथ टाइटनिंग पॉलिसीज पे काम किया है, चाहे फॉरेन एक्सचेंज हो, करेंसी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो। आप देखें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इज वन ऑफ द हाईएस्ट, 22% पे हम खड़े हैं। एक्सेस टू फाइनेंस तो हमारा बिल्कुल खत्म है और SMEs के लिए इस पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक्सेस टू फाइनेंस उनका नहीं हो सकता। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बहुत महंगी है। इस चीज को देखते हुए हम अगर देखें तो हमारी रुपी बहुत तेजी से हिट हुई थी अगेंस्ट डॉलर इन द पास्ट, लेकिन पिछले दिनों अच्छे कामयाब पॉलिसीज के तहत जो काम हुआ उससे ये हुआ कि हमारी रुपी में इस्तेकाम आया है। अब अगेंस्ट डॉलर हमारी रुपी इंप्रूव हो रही। कभी कभी हम देखते हैं कि इसमें कुछ थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है, इसमें सेटबैक आता है, इसमें विड्रॉल्स आते हैं, इसमें कुछ ना कुछ
गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर देखा जाए टोटल रूटीन, तो एक स्टेबलाइजेशन आ रही है रुपये की, और उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जा रही है, और हम अगेंस्ट डॉलर देख रहे हैं कि हमारा रुपये इस्तेकाम की तरफ जा रहा है। देखिए, लिक्विडिटी, जब फॉरेन एक्सचेंज की लिक्विडिटी होगी, कैश क्रंच होगा, डर्थ ऑफ कैपिटल होगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट महंगी होगी, तो आप से आप जो हमारा लोकल करेंसी है वो डिस्टर्ब होगा, और फॉरेन करेंसी जो डॉलर है वो डोमिनेट करेगी। सो इसकी डोमिनेशन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स में रिजर्व्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बाज दफा ये है कि हमारे अपने पैसे नहीं है, पैसे रखाए हुए भी हैं। बाज दफा ये भी होता है कि हमारे डोमेस्टिक डोमेस्टिक बैंक्स के पैसे भी रखे होते हैं। बाज दफा देखते हैं कि हमारे जो हम लोन्स लेते हैं वो वाले पैसे हमारे पास है। तो हमें ये, जब हमारा क्रंच थोड़ा सा ठीक होता है, इंप्रूव होता है, तो ऑटोमेटिकली आप देखिए इकोनॉमिक का उसूल है कि ये इन्फ्लेशन को भी चेक करता है, तो साथ साथ करेंसी को भी चेक करता है। तो ऐसा सब कुछ हो रहा है, खासा अच्छा काम हो रहा है। हमें इल्म है कि पाकिस्तान का ईरान और अफ़गानिस्तान से जो तिजारत है वो हवाला हुंडी इस तरह से चलता है, और अभी तक बैंकिंग सेक्टर में उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। इससे आपके ख्याल में मईशत को कितना नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, मैं मुस्तकिल बात कर रहा हूँ, जो हमारे मैनेजमेंट इन स्ट्रेटजीज हैं, रिफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं का मकसद यही है कि जितना हो सके, जहां इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेट करना है, डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी में बहुत जरूरी है, वहां डिजिटलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में काफी काम हो रहा है, इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन पे भी काम हो रहा है। बेशक बहुत स्लो है प्रोसेस, लेकिन हम इस तरफ चल पड़े, और डिजिटलाइजेशन में भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि आईटी के नेटवर्क पे हमारे जो यंगीज जिस तेजी से आ रहे हैं, और हमारे पास नए नए एवेन्यूज आ रहे हैं आईटी के, तो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ, मोबाइल कॉमर्स की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा लगता है कि जिन ट्रेड्स की आपने बात की, रीजनल ट्रेड्स की बात हो या नॉन रीजनल ट्रेड की बात हो, हर चीज डॉक्यूमेंट जरूर होगी, और डॉक्यूमेंट होना जरूर। इसका डॉक्यूमेंट होना इसलिए भी जरूरी है कि हम देखते हैं कि हमारे पास मार्केट में दो किस्म के माल अवेलेबल हैं, एक इंपोर्टेड और दूसरा स्मगल्ड। स्मगल्ड माल कभी कभी चीप और घटिया भी होता है, और वो इंपोर्टेड माल के ऊपर हावी रहता है, क्योंकि वो आमतौर पे खुला आम बिक रहा होता है। और इंपोर्टेड माल पे थोड़े एडिशनल टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज, टैक्सेस दूसरे लगते हैं, तो ला मोहल्ला इस इंपोर्ट के माल की थोड़ी कॉस्ट होती है, लेकिन वो मेयारी होता है, वो ब्रांडेड होता है, उसका पता होता है किस कंपनी का आप ले रहे हो। तो क्या होता है कि स्मगलिंग की वजह से हमारी जो इंपोर्ट है, उसका जो इंपोर्ट का सामान है, जो माल इंपोर्ट किया गया है, उसको काफी धचका पहुंचता है, लॉसेस आती हैं। लेकिन हमें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो हमारी सबसे बड़ी सक्सेस ये होगी कि हम स्मगलिंग को से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, और हम अपने जो कुछ भी मेड इन पाकिस्तान पे काम करेंगे, या हम इंपोर्टेड माल को बेच रहे होंगे, जो टैक्स पेड होगा, लेजिटिमेट होगा, वो इंप्रूव हो सका है। देखिए, इस बात को करते मुझे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी हुई है कि हम जहां कोशिश करते हैं कि हम अपने इंपोर्ट को कम करें, और कोशिश करते हैं अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, तो उसमें गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली सोचा होगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री पे ध्यान देना पड़ेगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री जैसे जैसे हमारी ग्रो होगी, हम वैसे वैसे इंपोर्ट उन चीजों को कम कर देंगे करना जो हम लोकली बना रहे होंगे, जो हमारा अपना ब्रांड होगा, जो हमारा प्राउड ब्रांड होगा, मेड इन पाकिस्तान। इसके लिए हमें एक विल चाहिए कि हमें मेड इन पाकिस्तान पे काम करना है, मेड इन पाकिस्तान प्रोड्यूस करना है, और मेड इन पाकिस्तान खरीदना भी है। अब अगर ईद पर कोई एग्जांपल है, किसी के घर ईद मिलने जा रहा है, तो उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो हैम्पर में इंपोर्टेड बिस्किट्स को लेके जाए। हमारे अपने बिस्किट्स दुनिया में जाते हैं, माने जाते हैं, हमारी कन्फेक्शनरी सारी दुनिया में मानी जाती है, हम बहुत एक्सपोर्ट करते हैं सारी चीजें। हमें ये विल रखनी होगी कि हम हैम्पर लेकर जो जाए, तो उस हैम्पर में मेड इन पाकिस्तान बिस्किट्स होने चाहिए, ताकि हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री ज्यादा ज्यादा इंप्रूव हो। और इस इंप्रूवमेंट के लिए जरूरत यह है कि गवर्नमेंट जहां टैक्स का रिलीफ दे, वहां पे कुछ यूटिलिटी चार्जेस में भी इस बात का ध्यान दे कि यूटिलिटी चार्जेस इंडस्ट्रीज के लिए बर्दाश्त से बाहर है,
वो यूटिलिटी चार्जेस सामने आने चाहिए जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को ग्रो करे। ऑटोमेटिकली मेड इन पाकिस्तान ग्रो होगा। और सबसे बढ़कर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम अपना लगभग 98% रॉ मटेरियल जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं, विच इज अ वेरी बैड साइन। इट इज नॉट अ गुड थिंग। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि 2024 में, जिसके लिए मैं आम बात करता हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि 30 से 40% तो हम अपना रॉ मटेरियल खुद बनाएं, इंडिजिनसली बनाएं। इससे क्या होगा कि हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, हम कम से कम इंपोर्ट करेंगे और कम से कम ड्यूटीज पे करेंगे, तो कम से कम उसकी कॉस्ट कम होगी और प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी, और हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट को नीचे ला सकेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकेंगे। और जो ट्रेड का डेफिसिट है हमारे पास, जिसमें हम हर वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में रहते हैं, और शुरू से यही बात हो रही है कि हमें पैसों की जरूरत होती है और पैसों की कमी की वजह से हमें लोन लेने पड़ते हैं और आईएमएफ के लोन पे भी जाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम ओवरकम कर सकेंगे जब हम अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे, रॉ मटेरियल यही बनाएंगे और मेड इन पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा फरोग करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आखिर में बात कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान का ग्रीस से मुआवजा करें। आप जानते हैं कि 2015 में ग्रीस ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था क्योंकि वो आईएमएफ का कर्ज़ा वापस देने में नाकाम रहा था। ग्रीस की इसलिए भी मैं बात कर रही हूँ क्योंकि उनका जो टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तरह जो है बहुत ही कम था, बल्कि टैक्स चीट्स जो हैं वो ख़ासे आम थे। तो ये बताइए कि आप कुछ देखते हैं कि पाकिस्तान ग्रीस की तरह अगर मुआशी इस्लाहात नहीं कर पाया, अगर उसने टैक्स नेट नहीं बढ़ाया, तो वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है? देखिए, हमारे पास दुनिया के बहुत एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन कंट्रीज ने लोन लिए हैं, लोन पे ऑफ कर दिए हैं, फिर कभी लोन की तरफ गए भी नहीं है, सब कुछ अपने पैरों पे किया है। पाकिस्तान को भी यही सब करना है इंशाल्लाह, और इसके लिए कोशिश भी हो रही है और इसके लिए जद्दोजहद भी हो रही है और इसके लिए विल पैदा करनी है हमें अपने अंदर। अ, होना तो यही चाहिए कि हम अपने लोन सारे उतार दें और मजीद लोन ना लें और सादगी अपनाएं। और जिस हद तक हो सके, बात सारी यही है कि हमारी जितना दामन है हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए, और जितना हमारे अंदर गुंजाइश है और जितना हम कर सकते हैं हमें उसी मीन्स में रह करके, मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिकली स्पीकिंग, लॉजिकली स्पीकिंग, कि हमें अपने मीन्स में रह करके ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, अपने एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए, सादगी अपनानी चाहिए, और जिस हद तक हो सके अपने कर्जों को जितने जल्दी उतारते। और वो उसी तरह पॉसिबल है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी डेवलपमेंट पे जाएं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज पे काम करें, वैल्यू एडिड पे काम करें, अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस काफी इंप्रूव हुई है। और आप देखें, माजी में फ्लड आया और हमें इतना बड़ा धचका लगा हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे, हमें इंपोर्ट करनी पड़ी $7 से $8 बिलियन की उस साल सारी चीजें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस पोजीशन पे हैं कि वी आर डूइंग वंडरफुल, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अब हम एक्सपोर्ट की पोजीशन में। आप देखें, राइस में वी हैव डन मिरेकल्स, और वीट पे भी कर रहे हैं, कॉटन भी अब हमारी काफी इंप्रूव हो गई है, पल्सेस पे भी जा रहे हैं। और हम सबसे बढ़कर जो हमारे पेरिशेबल्स हैं, हमें कूल चेन की तरफ देखना चाहिए। और हमारे पास एक वास्ट कोस्ट लाइन है 700 to 900 किलोमीटर की। हमारे पास बहुत सी फूड है, फिशरीज है। हमें अपनी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको टैक्स हॉलीडे दे दे, हम अपनी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और कूल चेन्स को इम्प्रूव करें, ताकि जो कुछ हम पैदा करते हैं, मैं मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ अमरूद बहुत ज्यादा पैदा होता है, कीनू होता है, बहुत सारे फल है, बहुत सारी सब्जियां हैं। तो एक अमरूद की मिसाल ले लेते हैं कि 20% तक सिर्फ अमरूद इस्तेमाल होता है, बाकी तो फेंक दिया जाता है, वो बकरियां का चारा बन जाता है। लेकिन अगर इसको हमारे पास प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, कूल चेन हो, तो हम इसके बाई प्रोडक्ट्स बनाकर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकते हैं और हम अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं, और हमारे जो डेफिसिट्स हैं हम उनको भी पूरा कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, जो थोड़ा सा एग्जाम्पल है। क्यों नहीं, बहुत दुनिया की मिसालें कौमों की जो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने सूद भी वापस किए, अपने कर्जे भी वापस किए। इंशाल्लाह हमें भी कुछ ऐसा करना है कि हम इन तमाम कर्जों से निकलें और अपने पैरों पे खड़े हों। अज़म होना चाहिए, इसको करने की प्लानिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना चाहिए, और इसको यस्टरडे बेसिस पे काम करना चाहिए और इमरजेंसी बेसिस पे काम करना चाहिए। रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, लॉस मेकिंग एंटिटीज
पब्लिक फाइनेंसिंग की जो डर्थ है, प्रॉब्लम्स है, उनको हमें ओवरकम करना है और हम प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज पे काम करें। तो मैं समझता हूं कि जहां हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिलियंस के प्रॉफिट देते हैं, वो हमारे दूसरे अदारे भी प्रॉफिट देंगे। और इसमें सबसे ज्यादा मैं जोर दूंगा इस बात पे, और जो मेरी गुफ्तगू का महासिल है वो यही है कि मैं अपनी प्रोसेसिंग एंड कूल चेन सप्लाई चेन इंडस्ट्री को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। काफी इंप्रूव भी हुई है और मजीद भी होगी, ताकि हम अपने जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको भी, फिशरीज को भी, सी फूड को भी, और बाकी अपनी एग्रीकल्चर को भी आगे बढ़ाएं और अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी देखिए। आप इंशाल्लाह ताला ऐसा करने से हम बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने जो मेरा सवाल था उसको बड़े मुस्बत अंदाज में जो है उसका जवाब दिया। और ज़ाहिर है एक नई हुकूमत आई है तो उनसे तवक्कुआत भी वाबस्ता हैं। बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट अगर बने तो क्या बात हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मुआशियात के माहिर अतीकुर रहमान, जो एक्सपोर्टर भी हैं, कॉलमनिस्ट हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।